स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन के बारे में बात करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, जिस स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रैवल करती है दैट इज नोन एज द रे ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है एंड वैक्यूम में लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है विच इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है इन वैक्यूम। ठीक है, एंड लाइट का डुअल नेचर होता है, मतलब लाइट का वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। इसके बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लाइट की हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, वी से रिफ्लेक्शन हैज टेकन प्लेस। जब लाइट की रे किसी पॉलिश्ड सरफेस पर आकर टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वो जो लाइट की रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, दोबारा वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में। ठीक है, इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिश सरफेस का एग्जांपल है मिरर। कोई मिरर है, कोई शीशा है, उस पे लाइट की रे आई, एयर से एक लाइट की रे उस पर आई, स्ट्राइक करी। अब वो जो लाइट की रे है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक हो जाएगी सेम मीडियम में, मतलब वो एयर से आई थी, एयर में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। देखो, जो लाइट पॉलिश सरफेस पर या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आके टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है, उस लाइट की रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, जिस पॉइंट पर आकर वो टकरा रही है, जिस पॉइंट पर ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंट रे जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करेगी एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा वो, एंड देन वो उस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम मीडियम में। अब जो लाइट की रे रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी लाइन बन रही है डॉटेड, ये होती है नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? वो पॉइंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जहां पर वो लाइट की रे आकर स्ट्राइक करती है एंड रिफ्लेक्शन होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों ही सेम प्लेन में लाई करते हैं। मतलब प्लेन क्या है? ये इमेजिनरी सरफेस। जैसे मान लो कि जो लाइट की रे है, इंसिडेंट रे है, वो ऐसे आई। ठीक है, ये नीचे सरफेस है, लाइट की रे ऐसे आई, तो अब जो लाइट की रे रिफ्लेक्ट होगी वो इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे टेढ़ी नहीं जाएगी, उसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगी, एंड नॉर्मल भी उसी प्लेन में लाई करेगा। ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। डायग्राम में आप इजीली इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए। अब इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। इमेज कैसे बनती है? तो देखो, इमेज उस पॉइंट पर बनती है जहां पर लाइट की रे, एटलीस्ट 2 लाइट की रे आकर मीट करती हैं। ठीक है, वो पॉइंट जहां पर एटलीस्ट कम से कम 2 लाइट की रेज होनी चाहिए, जहां पर 2 लाइट की रेज, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, आकर वो मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट पर इमेज बनती है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। तो 2 टाइप की इमेज होती है, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज तब बनती है जब लाइट की रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, हमें लग रहा है कि लाइट की रेज मीट कर रही हैं। ठीक है, वर्चुअल इमेज को हम एक स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते बिकॉज एक्चुअल में तो लाइट की रेज मीट नहीं कर रही ना, एंड वर्चुअल इमेजेस हमेशा सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है। ठीक है, दूसरी इमेज है रियल इमेज। रियल इमेज कब बनती है? जब लाइट की रेज एक्चुअली में, सही में मीट करती हैं एक पॉइंट पर, तब रियल इमेज बनती है। एंड रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं बिकॉज इसमें लाइट की रेज एक्चुअली में मीट करती हैं। एंड रियल इमेज जो बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी होती है। मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा है तो जो रियल इमेज बनेगी वो ऐसे उल्टी बनेगी। ठीक है, सो इन्वर्टेड बनती है। सो वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट, रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ये इनमें डिफरेंस है। अब मिरर्स के बारे में बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर्स, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो देखो, 2 टाइप के मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर वो होते हैं जो एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में भी 2 मिरर आते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। एंड दूसरे टाइप का मिरर है प्लेन मिरर, मतलब जिनकी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस प्लेन होती है, सीधी होती है। ठीक है, एंड स्फेरिकल मिरर्स एक स्फीयर में से बनते हैं। ठीक है,
तो उनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो ऐसे कर्व्ड होती है, अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, वो होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखो स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर कौन से मिरर होते हैं, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ मुड़ी होती है। ठीक है, देखो एक मिरर में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है जहां से लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, एंड दूसरी सरफेस होती है जो कि पॉलिश नहीं होती, जिसमें से रिफ्लेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां से रिफ्लेक्शन होगी वो ऐसे अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, ऐसे केव बना होता है। ठीक है, तो ये कनकेव मिरर होता है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, बिकॉज जो भी लाइट की रेज आते हैं ये उनको एक पॉइंट पर मिला देता है, कन्वर्ज कर देता है, तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर वो होता है जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ मुड़ी होती है, ऐसे बाहर की तरफ मुड़ी होती है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट है, ये कन्वेक्स मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, बिकॉज जो लाइट की रेज आ रही है वो ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है, तो ये डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब प्लेन मिरर की जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है। ठीक है, प्लेन मिरर्स हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे बाथरूम में या फिर हमारी ड्रेसिंग टेबल में जो मिरर्स होते हैं वो मोस्टली प्लेन मिरर ही होते हैं। ठीक है, गाड़ी के रियर व्यू में या फिर डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं वो मोस्टली स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ठीक है, इनके यूजेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो सेम साइज की होती है एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइज का है उसी साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज की जो इमेज है वो बनती है। ठीक है, एंड जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर वो इक्वल होता है, मतलब ऑब्जेक्ट से प्लेन मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा एंड इमेज से मिरर तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, एंड प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होती है। लेटरल इन्वर्जन मतलब ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड है वो इमेज की लेफ्ट साइड होगी, एंड ऑब्जेक्ट की जो लेफ्ट साइड है वो इमेज की राइट साइड होगी, ऐसे साइड वर्ड से इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। आपने देखा भी होगा अपने आप को, जब आप मिरर में देखते हैं तो आपकी जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड है वो इमेज मिरर में उल्टी हो जाती है, तो इसको लैटरल इन्वर्जन बोला जाता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में ऐसा ही होता है, एंड प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो ये प्लेन मिरर की हमने बात कर ली। अब इस चैप्टर में हम डिटेल में बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में। ठीक है, इनके डायग्राम्स हमने देख लिया, इनके कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज इनका आगे यूज होगा रे डायग्राम्स में। तो सबसे पहले पोल की बात करते हैं। पोल क्या होता है, देखो ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, मिरर का जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट है ना उसको पोल बोलते हैं, जिसको हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, द सेंटर पॉइंट। ठीक है, एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर पॉइंट है उस स्फीयर का, जिस स्फीयर का ये कनकेव मिरर पार्ट है। देखो हम जानते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, मतलब कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे ये कनकेव मिरर ये पूरे एक बड़े स्फीयर का पार्ट है, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है ना, सेंटर पॉइंट, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एंड इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास होती है। ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब फोकस क्या होता है, देखो फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये फोकस, इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस एक पॉइंट है, इस पर आकर जो लाइट की रेज हैं वो कन्वर्ज करती हैं रिफ्लेक्शन होने के बाद। देखो जब यहाँ पर जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज पैरेलल आती है ना, पैरेलल लाइट की रेज जब स्ट्राइक करती है मिरर पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है, फोकस पर मीट करती है। ठीक है, तो ये फोकस वाला वही पॉइंट है। इस जब हम आगे रे डायग्राम्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के एकदम बीच में होता है, मतलब ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इसके बिल्कुल बीचों बीच होता है फोकस। ठीक है, एंड यहाँ पर फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ डिस्टेंस है पोल से फोकस के बीच में, ये जो डिस्टेंस है दैट इज द फोकल लेंथ, एंड इसको हम कैपिटल स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, जो फोकल लेंथ है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, मतलब ये फोकल लेंथ है तो इसका डबल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, या फिर आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ, ये इनके बीच का रिलेशन होता है। ठीक है, एंड अब अपर्चर क्या होता है, अपर्चर होता है डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब ये स्फेरिकल मिरर है, इसका ये जो पूरा डायामीटर है ना इसको बोलेंगे अपर्चर। ठीक है, दिस इज नोन एज द
एपर्चर। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। देखो अभी हम रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम रे डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। रे डायग्राम्स में हम क्या देखेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को स्फेरिकल मिरर के आगे, जब हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पर रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, वो हम पूरा रे डायग्राम्स में देखेंगे। लेकिन रे डायग्राम्स देखने से पहले हमें रूल्स पता होनी चाहिए कि इमेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे जो रेज हैं लाइट की वो कन्वर्ज करती हैं। तो उससे पहले हम 4 रूल्स डिस्कस करेंगे, फिर हम रे डायग्राम्स देखेंगे। ठीक है, तो पहला रूल है कि जब एक रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो जो रे है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। यहाँ पर पूरा ये लिखा भी हुआ है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के केस में तो जो लाइट की रे है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस से पास हो जाएगी। लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में जो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये मिरर के पीछे होते हैं, बिकॉज ये आगे की तरफ बल्ज होता है एंड जिसका स्फीयर है वो ऐसे बन रहा है, तो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होते हैं। तो अब मिरर के पीछे तो लाइट की रेस जा नहीं सकती है ना, तो जब लाइट की रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन इस तरीके से डाइवर्ज होती है जैसे कि वो फोकस से ही आ रही है। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल है कि जब लाइट की रे पैरेलल होती है तो कनकेव मिरर के केस में वो फोकस से पास होगी, लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में वो डाइवर्ज हो जाएगी, बट इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। ठीक है, दूसरा रूल है कि जब एक लाइट की रे फोकस से पास हो रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, अभी इसका ये रिवर्स है, जो पहले रूल में हमने देखा उसका ये बिल्कुल रिवर्स है कि अगर लाइट की रे मान लो कनकेव मिरर के केस में फोकस से ही पास हो रही है तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। एंड कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा कि अगर लाइट की रे मान लो फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो फिर वो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रूल है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तीसरा रूल क्या है कि अगर एक लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में दोबारा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कनकेव मिरर में ये लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के होने के बाद ये इसी पाथ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही दोबारा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, एक लाइट की रे मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। बिकॉज देखो यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे, तो लाइट की रे एक्चुअली यहाँ पहुंच नहीं सकती, लेकिन अगर वो मान लो लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में भी आ रही है तब भी वो रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ से ही चली जाएगी। ठीक है, ये है आपका थर्ड रूल। ठीक है, फोर्थ रूल क्या है कि अगर मान लो एक लाइट की रे है एंड वो पोल की तरफ आ रही है, ठीक है, जो पोल है उसको स्ट्राइक कर रही है एंड एक एंगल बना रही है, उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल देते हैं, तो फिर वो लाइट की रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल से एंड उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते ही हैं। मतलब मान लो यहाँ पर ये लाइट की रे है, ये पोल पर इसने स्ट्राइक किया और मान लो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, तो 30 डिग्री के एंगल से ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी जिस एंगल से ये पोल पर स्ट्राइक कर रही थी। ठीक है, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, कन्वेक्स मिरर के केस में भी यही होगा कि अगर मान लो लाइट की रे पोल पर स्ट्राइक कर रही है, जिस एंगल से स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं, यहाँ पर वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमने रूल्स देख लिए, चारों हमने रूल्स डिस्कस कर लिए। अब हम रे डायग्राम्स डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर के। मतलब हम ऑब्जेक्ट को जब अलग अलग जगह रखते हैं तो कैसी इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है, छोटी इमेज बनती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है, वर्चुअल होती है, रियल होती है, तो ये सारी चीजें अब हम रे डायग्राम्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर के रे डायग्राम, फिर कन्वेक्स मिरर के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कनकेव मिरर। सो फ्रेंड्स, ये आपके कनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम्स हैं। टोटल 6 रे डायग्राम्स हैं एंड वो सारे इस इमेज में आप देख सकते हो। एंड देन आगे आपको मैं टेबल दिखा दूंगी जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पर रखा हुआ है, तो उससे हमेशा पैरेलल लाइट की रेज आएंगी। एंड पैरेलल लाइट की रेज आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। एंड हम जानते हैं कि प्रिंसिपल लाइट की रेज आ रही है तो वो फिर वो फोकस से पास होंगी। तो लाइट की रेज क्या है, फोकस से यहाँ पर पास होंगी, फोकस पर आकर कन्वर्ज हो जाएंगी। अब लाइट की रेज फोकस पर आकर कन्वर्ज हो गई तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर ही बनेगी, बिकॉज जहां पर लाइट की रेज मीट करती हैं वहीं पर इमेज बन जाती है। ठीक है, तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। अब देखो यहाँ पर लाइट की रेज एक्चुअली मीट कर रही हैं फोकस पर, तो कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है ना, बिकॉज लाइट की रेज एक्चुअल में मिल रही है, सो रियल इमेज बनेगी। एंड देखो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इमेज का साइज क्या होगा, देखो इमेज एक पॉइंट पर बन रही है तो पॉइंट साइज मतलब पॉइंट साइज बहुत ही छोटी हाईली डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पर बनेगी जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर रखा होता है। ठीक है, तो ये पहला रे डायग्राम है। अब आगे
आगे जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़े पीछे जब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है, इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। लाइट की रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास हो जाएगी। लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, उसी पाथ से चली जाएगी। दोनों फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज है वो इस पॉइंट पर मीट कर रही है, तो इसी पॉइंट पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। एंड जो इमेज बन रही है वो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है ना, तो इन्वर्टेड इमेज है। एंड लाइट की रेज एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है। एंड इमेज का साइज क्या है, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इमेज ऑब्जेक्ट से तो छोटी ही बन रही है, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होता है तब इमेज कहां पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, ठीक है। अब तीसरा रे डायग्राम है जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होता है, ठीक है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम ए बी वाली एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड इमेज को हम ए डैश बी डैश वाली एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, ठीक है। एंड जो साइज होता है इमेज का वो भी इक्वल होता है एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट की रेज पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी, लाइट की रेज फोकस से पास हो रही है तो फिर पैरेलल चली जाएगी। एंड दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो यहाँ पर आकर मीट कर रही हैं, तो यहीं पर इमेज बन जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, इमेज का जो साइज है वो सेम होगा एज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड रे डायग्राम है जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, ठीक है। फोर्थ रे डायग्राम है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में होता है। जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है तो इमेज कहां पर बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा रिलेट करके देख सकते हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे था तब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रही थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है तो इमेज कहां पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो आप ऐसे रिवर्स करके भी इसको समझ सकते हो, ठीक है। देखो लाइट की रेज यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज है वो यहाँ पर मीट कर रही है, तो ये यहाँ पर इमेज बन गई। इमेज कैसी बन रही है, लाइट की रेज एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज बनेगी एंड रियल इमेज इन्वर्टेड ही होती है, ठीक है। इन्वर्टेड ही इमेज बन रही है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है तो इनलार्ज्ड इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ रे डायग्राम है। देन जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा होता है, अब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर रख दिया तब इमेज कहाँ पर बनेगी, देखो फोकस पर ऑब्जेक्ट है, लाइट की जो रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मतलब फोकस से ही पास हो जाएंगी। एंड अगर लाइट की रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएंगी दोबारा। अब ये जो दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। अब पैरेलल लाइट की रेज कभी इंटरसेक्ट तो करती ही नहीं है ना, तो ये लाइट की रेज आगे जाके मीट नहीं करेंगी, मतलब इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज बनेगी नहीं, या फिर आप बोल सकते हो कि इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। इन्फिनिटी पर बनेगी एंड इमेज का जो साइज होगा दैट विल बी हाईली इनलार्ज, मतलब अगर इमेज बनेगी भी तो बहुत ही ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी, ठीक है, हाईली इनलार्ज होगी। एंड जो इमेज जो होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। सो जो लाइट की रेज है, रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज है वो पैरेलल जा रही है, तो पैरेलल लाइट की रेज आगे जाती ही जाएंगी, आगे जाती ही जाएंगी एंड इमेज बनेगी तो बहुत बड़ी होगी, हाईली इनलार्ज होगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट होता है फोकस पर, ठीक है। ये फिफ्थ रे डायग्राम है। सिक्स्थ रे डायग्राम है जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल के बीच में होता है। तो देखो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस एंड पोल के बीच में है तब इमेज बनती है मिरर के पीछे, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। तो कनकेव मिरर में बाकी सारे केसेस में तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, लेकिन एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं। देखो यहाँ पे लाइट की रे पोल पर स्ट्राइक कर रही है तो फिर इस एंगल से उसी एंगल से दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये वाली लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। अब ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना ये डाइवर्ज हो रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। अब ये डाइवर्ज हो रही हैं तो कभी मीट तो करेंगी नहीं, अगर मीट नहीं करेंगी तो इमेज कैसे बनेगी, है ना। तो देखो अब ये लाइट की रेज डाइवर्ज हो रही हैं तो आगे तो ये कभी मीट करेंगी नहीं, तो अगर इन लाइट रेज को हम पीछे एक्सटेंड करें ना, पीछे एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये लाइट की रेज मिरर के पीछे मीट कर रही हैं, इसीलिए हमें लगेगा कि जो इमेज है, इसलिए हमें लगेगा कि जो लाइट की रेज है वो पीछे मीट कर रही है, इसलिए इमेज कहाँ पर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। यहाँ पर डॉटेड एरो है, इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, ठीक है। एंड इमेज का साइज क्या है, इनलार्ज्ड इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एंड जो इमेज है उसकी पोजिशन कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। तो कनकेव मिरर में बस एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, बाकी में तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम्स हैं। यहाँ पर इस टेबल में इस पूरे रे डायग्राम्स को समराइज कर दिया, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन ऑफ इमेज है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता है तो इमेज ऐसे इस पोजीशन पर बनती है, ठीक है। ये साइज ऑफ द इमेज है एंड ये नेचर ऑफ द इमेज है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड ही है, लेकिन लास्ट वाले केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है,
ठीक है, तो ये आपका कनकेव मिरर हो गया। अब कन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स हैं, 6 रे डायग्राम्स आपको नहीं पढ़ने। ओके, सो दिस इज इजी फॉर अस। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनती है दोनों केस में, एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है। ठीक है, देखो जब कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर जब होता है, मतलब बहुत ही दूर होता है, इन्फिनिटी पर होता है, तो हम जानते हैं इन्फिनिटी से तो पैरेलल लाइट की रेज ही आएंगी, है ना। तो अब पैरेलल लाइट की जो रेज आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हम जानते हैं, हमने रूल्स में डिस्कस किया था कि जब लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रही है, मतलब वो फोकस पर आकर, अगर उनको हम पीछे एक्सटेंड करें तो वो फोकस पर आकर मीट करेंगी, है ना। तो लाइट की रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, लेकिन उनको पीछे एक्सटेंड करें तो वो फोकस पर मीट कर रही हैं। तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, लेकिन एक्चुअल में लाइट की रेज मीट तो नहीं कर रही, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। एंड पॉइंट पर बन रही है, सिर्फ फोकस एक पॉइंट पर ही इमेज बन रही है, तो इमेज का साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप बोल सकते हो पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगी। एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही होगी। ठीक है, तो ये आपका पहला केस है कन्वेक्स मिरर का। देन जब ऑब्जेक्ट को हम अभी पहले केस में तो जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पर रखा था, अब इन्फिनिटी से लेके पोल के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो ना, तो इमेज आपकी एक ही पोजीशन पर बनेगी, इसलिए आपको अलग अलग अब और रे डायग्राम्स नहीं पढ़ने, जैसे कि कनकेव मिरर में हमने देखा, बिकॉज ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर बनेगी, इन्फिनिटी से पोल के बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख दो कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर के आगे मान लो आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, उसके बीच में कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया ना, तो इमेज कहां पर बनेगी, इमेज आपकी पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी, मिरर के पीछे। ठीक है, कैसे, देखो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये पैरेलल लाइट की रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर ये डाइवर्ज हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस, फोकस की डायरेक्शन से डाइवर्ज हो जाएगी। एंड ये लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन से ही दोबारा डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखो ये आगे जाके तो डाइवर्ज हो रही है, तो आगे तो मीट करेंगी नहीं, इनको पीछे हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, ये यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है पोल एंड फोकस के बीच में, तो ये इमेज यहाँ पर बनी है। ठीक है, ये इमेज यहाँ पर बनी है, बहुत ही छोटी इमेज बनी है, तो डिमिनिश्ड इमेज बनी है। ठीक है, एंड मिरर के पीछे बनी है, सो दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बिकॉज लाइट की रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, एंड दिस इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो ये आपके 2 रे डायग्राम्स हैं कन्वेक्स मिरर के, इस टेबल में पूरा समराइज कर दिया। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो फोकस पर बनती है इमेज जो कि मिरर के पीछे होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनती है हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज्ड होती है। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में कहीं पर भी है तो इमेज कहाँ पर बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में। ठीक है, मिरर के पीछे, एंड वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होगी, डिमिनिश्ड इमेज होगी। ठीक है, तो ये आपका कन्वेक्स मिरर के 2 रे डायग्राम्स हमने डिस्कस कर लिए। तो ये मिरर के हमने सारे के सारे रे डायग्राम्स डिस्कस कर लिए एंड उनको टेबल से समराइज भी कर लिया। ओके, अब हम इन दोनों मिरर के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कनकेव मिरर को कहाँ यूज किया जाता है, कन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज किया जाता है। देखो कनकेव मिरर को यूज किया जाता है टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल्स हेडलाइट्स में, ताकि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिल पाए। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो लाइट की रेज जब हमें कन्वर्ज करनी होती है, एक पॉइंट पर मीट करानी होती है, या फिर हमें एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट चाहिए होती है, या फिर हमें इनलार्ज्ड इमेजेस चाहिए होती है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज चाहिए होती है, तब मोस्टली हम कनकेव मिरर को ही यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि उसको जो डेंटिस्ट हैं वो भी कनकेव मिरर को यूज करते हैं ताकि जो टीथ हैं पेशेंट्स के उनकी बड़ी इमेज मिल पाए डॉक्टर को। ठीक है, तो वो इनलार्ज करके टीथ को देख पाए, तो इसलिए वो कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर को शेविंग मिरर की तरह यूज किया जाता है बिकॉज इससे हमें बड़ी इमेज मिलती है फेस की। ठीक है, एंड लार्ज कनकेव मिरर्स को यूज किया जाता है सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, ताकि हीट प्रोड्यूस की जा सके सोलर फर्नेस में। तो जब हीट को एक पॉइंट पर फोकस करना होता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करना होता है, या फिर हमें बड़ी इमेज चाहिए होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। कन्वेक्स मिरर को कब यूज करते हैं, जब हमें डिमिनिश्ड इमेज चाहिए होती है, जब हमें सारे ऑब्जेक्ट्स की छोटी इमेज चाहिए होती है, या फिर वर्चुअल या सीधी इमेज चाहिए होती है ना, तब मोस्टली हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। जैसे कि हमारी गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं, इससे हमें पूरा ट्रैफिक जो है वो रियर व्यू मिरर में दिख जाता है, पूरी बड़ी इमेज दिखती है ना। सो तब हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। सो आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट सीधी इमेज देंगे, बिकॉज देखो कनकेव मिरर में तो मोस्टली इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। रियर व्यू मिरर में हमें सीधी इमेज चाहिए हर एक चीज की, इसलिए कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। एंड इनका वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, जैसे बिकॉज ये बाहर की तरफ कर्व्ड होते हैं, बाहर की तरफ कर्व्ड है, इसीलिए ये ज्यादा एरिया को कवर करते हैं। ठीक है,
देन कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है ब्लाइंड टर्म्स एंड पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग टू ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड। जहां पर एकदम शार्प टर्न आते हैं ना, तो कॉर्नर पर कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है ताकि दोनों साइड से जो व्हीकल्स आ रही है उन्हें दिख पाए कि हाँ उस साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है, उस साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है, एंड एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जाए। तो तब भी जो शार्प टर्न्स होते हैं उसमें भी कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। एंड शॉप्स में भी सिक्योरिटी मिरर की तरह कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है, बिकॉज उससे पूरा आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिख जाता है कि आपकी शॉप के आसपास कौन कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं हो रही है ना। तो उसमें भी कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर के हमने यूजेस देख लिए। अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको अभी तक चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो रहा है। हम हर एक टॉपिक को अच्छे से जल्दी जल्दी उसकी रिवीजन कर रहे हैं। देखो, अभी तो हम टॉपिक को फास्टली रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपने कोई टॉपिक अच्छे से नहीं समझा, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखो, वो हमने बना रखा है। इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक को जल्दी रिवाइज कर रहे हैं इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड आई होप आप सभी अच्छे से समझते जा रहे हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, या फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक कन्वेक्स कनकेव मिरर के बारे में पूरा अच्छे से बात कर ली। अब हम साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, साइन कन्वेंशन में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कब हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, इमेज डिस्टेंस को कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम साइंस के बारे में बात करेंगे। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो देखो, मान लो ये हमारा मिरर है, ये हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो अब ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से, इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला जाता है। ठीक है, एंड ये जो इमेज है, इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से, उसको इमेज डिस्टेंस बोला जाता है। तो न्यूमेरिकल्स में बेसिकली इनका यूज होता है। आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देते हैं, आपको इमेज डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे देते हैं, हाइट ऑफ द इमेज निकालनी होती है ना। तो उसमें आप उसको कब पॉजिटिव लोगे, कब नेगेटिव लोगे, है ना। तो ये जो साइंस है, ये हमें कैसे पता चलेंगे, ये हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन में। तो बेसिकली ये जो आपका पूरा, ये आपका मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसको आप एक ग्राफ से कंपेयर करो। हम अपने क्लास 10th में, 9th में ग्राफ पढ़ चुके हैं मैथ्स में, है ना। तो ग्राफ में क्या होता है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। जहां पर ये मीट कर रहे हैं वो ओरिजिन होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस के इस साइड जो भी काउंटिंग्स हैं वो पॉजिटिव होती है, इस साइड जो भी काउंटिंग्स हैं वो नेगेटिव होती है। वाई एक्सिस के ऊपर वाली साइड जो काउंटिंग्स हैं वो पॉजिटिव होती है, नीचे वाली साइड नेगेटिव होती है। ऐसे ही आपका मिरर में होता है। ठीक है, मिरर में जब भी आप मिरर के आगे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, जब आप डिस्टेंस यू आर मेजरिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ आप जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, मतलब मिरर से आगे, तब जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में होगा, है ना। अब देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के आगे रखा होता है, तो जो भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम डिस्टेंस को मिरर के राइट साइड मेजर करते हैं ना, तब जो हम डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस पॉजिटिव कब लेना है, जब हम उसको राइट साइड मेजर कर रहे हैं। अगर मान लो इमेज यहाँ पर बन रही है, तो जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको मैंने बता दिया कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। अब मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, इसकी हाइट आपको बतानी है, इसकी हाइट पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखो, जब आप हाइट को ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो, अपवर्ड्स मेजर कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव होगी, एंड अगर आप हाइट को नीचे की तरफ मेजर कर रहे हो तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अगर मान लो जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, तो फिर उसकी जो हाइट है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा जाता है मिरर के सामने, तो जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा साइन कन्वेंशन बता दिया। यही आपका साइन कन्वेंशन है। आप इसको ग्राफ से कंपेयर कर सकते हो। ग्राफ में आपने देखा है कब हम पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं, तो उस हिसाब से आप इसको भी समझ सकते हो। तो न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत यूज होगा, बिकॉज उसी से हम पता कर पाएंगे कि कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये आपका साइन कन्वेंशन है। अब इसमें हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, ये मिरर फॉर्मूला का यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। मिरर फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पर 1/f आएगा। ठीक है, ये 1/f है। ठीक है, f क्या है, f इज द फोकल लेंथ, तो यहाँ पर f आएगा। तो 1/v, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, मतलब मिरर से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस होता है, इसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट से मिरर का जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, v इज द इमेज डिस्टेंस, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड f क्या है, फोकल लेंथ, मतलब फोकस एंड पोल के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो 1/v मतलब 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1/u मतलब 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/f मतलब 1 फोकल लेंथ। तो ये आपका एक टाइप से फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करना है आपको न्यूमेरिकल्स में। तो आपको कभी v की वैल्यू दे देंगे, u एंड v की वैल्यू, u की वैल्यू दे देंगे, f निकालना होगा, f एंड u की वैल्यू दे देंगे, v निकालना होगा, तो न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा। ठीक है, ये आपका मिरर फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज की हाइट एंड ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है वो मैग्निफिकेशन होता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, ये बस एक नंबर होता है। ठीक है, तो मान लो हाइट है इमेज की, उसको हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों का जो रेशियो आएगा, मतलब h डैश डिवाइडेड बाय h, जो रेशियो आएगा वो होगा हमारा मैग्निफिकेशन, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है -v/u। मतलब अगर आपके पास इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तब भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो -v/u करके। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला हैं। अब देखो, मैग्निफिकेशन की जो आपकी वैल्यू आती है ना, उससे आप काफी चीजें पता कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है, मान लो 0.6 है, 1 से कम है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू एग्जैक्ट 1 है तो हम बोल सकते हैं कि जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है। एंड अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा है तब हम बोल सकते हैं कि जो इमेज बन रही है, जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी मैग्निफिकेशन की, उससे आप बता सकते हो कि इमेज छोटी बन रही है, सेम साइज की बन रही है या फिर बड़ी बन रही है। ठीक है, एंड मैग्निफिकेशन का जो साइन है, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे भी आप काफी चीजें बता सकते हो। देखो, अगर आपकी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मतलब मान लो +1 है, तो प्लस है, पॉजिटिव है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। एंड अगर मान लो आपकी मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो जो इमेज बन रही है वो कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। तो साइन से आप ये बता सकते हो कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बन रही है या फिर रियल एंड इन्वर्टेड। एंड वैल्यू से आप ये बता सकते हो कि इमेज का साइज क्या है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इससे आप काफी चीजें पता कर सकते हो। तो हमने मैग्निफिकेशन की भी बात कर ली, इसके ये 2 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने हैं। अब मूव ऑन करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो फ्रेंड्स, मधु ने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर दिया। जितने टॉपिक्स थे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सबके सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए अच्छे से। अब बारी आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। सो रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम गोइंग वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसका जो पाथ है वो डेविएट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन मीडियम। जैसे कि मीडियम रेयरर यानी कि लेस डेंस से ज्यादा डेंस में अगर लाइट जा रही है तब उसका पाथ चेंज होगा, या फिर डेंस से लेस डेंस में जा रही है लाइट तब भी उसका पाथ चेंज होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। और जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है, जिस वजह से उसका जो पाथ है वो डेविएट होता है। ठीक है, एंड स्पीड क्या होती है लाइट की? इट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। अब देखो, मीडियम अगर डेंस है तो स्पीड लाइट क्या होगी? कम होगी लाइट की स्पीड। अगर रेयरर मीडियम है तो उसमें ज्यादा स्पीड होगी। और वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होती है क्योंकि इसमें कोई भी एटम्स कुछ नहीं होते। जैसे कि स्पेस में वैक्यूम होता है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, विच इज कुछ केसेस। यानी कि जब रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयर में जब लाइट जाती तो उसका रिफ्रैक्शन कैसे होता है? तो अगर जो लाइट रे वो रेयरर से डेंसर में जाती है तो आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है दैट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या कहा? रेयरर से डेंसर में जा रही है, यानी कि ये आपका रेयरर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रे इसमें जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये आपका डेंस है, ये आपका रेयरर है। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो उसमें उसका जो पाथ है वो डेविएट तो ऑब्वियसली होता है, रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन दैट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपकी नॉर्मल है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट नॉर्मल और इससे ये अवे बेंड हो गई। ठीक है, अगर सीधी जाती तो कुछ ऐसी जाती। देखो, अगर कुछ भी डेविएशन ना होता तो आपकी लाइट ऐसे सीधी जाती, लेकिन यहाँ पे इसके पाथ में चेंज आया है। और कैसे चेंज आया है? नॉर्मल से अवे बेंड हुई है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे लाइट ऐसे जाती लेकिन ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हुई है। तो ये होता है रेयरर से डेंसर, ये होता है डेंसर से रेयरर। दोनों केसेस का ध्यान रखना। ठीक है,
एंड यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कम होता है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम टॉपिक्स को जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो देख सकते हो, उसमें बारीकी से हर एक चीज को हमने आपको समझाया। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड ऑल्सो इन दी पिन कमेंट। अब यहाँ पे देखो, ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। इसमें पहले जो आपकी लाइट रे आ रही थी, जो इंसिडेंट लाइट रे थी, वो पहले रेयरर मीडियम में थी, क्योंकि देखो ये आपका एयर है, ये जो व्हाइट कलर में ये आपका एयर है और ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, यानी कि ग्लास है। तो ऑब्वियसली जो ग्लास होगा वो एयर से ज्यादा डेंस होगा। तो जब इंसिडेंट रे रेयरर से डेंसर में एंटर हुई, तो हम जानते हैं रेयरर से डेंसर में क्या होता है, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होती है वो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होती है। तो यहाँ पे जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। ठीक है, अब जैसे जैसे लाइट रे जा रही थी, अब यहाँ पे ये डेंसर से रेयरर में बाहर जा रही है। तो ये डेंस है और ये रेयरर है आपका एयर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होगी। तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गया एंड दिस इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है कि ये जो आपका देखो, अगर कोई भी रिफ्रैक्शन ना होता तो आपकी लाइट रे बिल्कुल सीधी ऐसे जाती, लेकिन इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से इसका जो यहाँ पे इमर्जेंट आपकी रे थी, इमर्जेंट रे ये यहाँ से निकल रही है। तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम इसे कहते हैं कि जो यहाँ पे चेंज आया, जो पैरेलल ये लाइट रे में जितना चेंज हुआ है ना, दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन के कारण हुआ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में। और ये पूरा ये जो टर्म्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये आपकी इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपकी इमर्जेंट रे, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये जो आपका पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है, टर्म्स का ध्यान रखना। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वैसे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। दो लॉज हैं, इसमें स्नेल्स लॉ भी आता है आपका, सेकंड लॉ डिस्कस करते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। इंसिडेंट रे सेम है हमारे उस लॉ की तरह, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे नहीं, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो आपकी नॉर्मल है वो एक सेम प्लेन पे लाई करते हैं। एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, यानी कि जो आपके दो मीडियम है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या कहते हैं, साइन, जैसे हम साइन थीटा पढ़ते हैं, सो थीटा क्या है, वो एंगल है। साइन आई का क्या मतलब है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट कब होगा, दो कंडीशन भी है कि आपका जो लाइट का कलर है उसके लिए, एंड यहाँ पे फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अगर वो मीडिया सेम रहेगा और जो लाइट का कलर है वो सेम रहेगा तब तक वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मतलब बदल गई, लाइट का कलर चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया, तो ये तब ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, इसमें चेंज आएंगे। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो आपकी लाइट ऐसे आ रही थी, ये आपका रेयरर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे बेंड हो गई, तो ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका साइन यानी कि ये आपका साइन आई और ये आपका क्या है, दिस इज आर। तो साइन आई अपॉन साइन आर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, सो यही आपका स्नेल्स लॉ है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यू बन सकता है, आपको स्टेट करने के लिए कह सकते हैं। आगे बढ़े, आप डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ द लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जो लाइट बेंड हुई है वो कितनी बेंड हुई है, उसका कितने अमाउंट में कितना डिफ्लेक्शन आया उस लाइट रे में, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे गई, जो रिफ्रैक्शन हुआ उसका वो कितना रिफ्रैक्शन हुआ, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट, the extent of bending of the light when it moves from one medium to another. There are two types of refractive index. पहला होता है relative refractive index, second is absolute refractive index. दोनों के ही फॉर्मूलाज हैं, इनमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं refractive index से रिलेटेड, तो ध्यान से फॉर्मूलाज को याद कर लेना। पहला आता है relative refractive index। इसमें क्या होगा, जैसे आपको बोल देंगे find the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So medium 2 with respect to medium 1, इसे आप ऐसे लिखते हो। n क्या है आपका refractive index 2 1 का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 1 का ये मतलब है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, काफी फ्रेंड्स क्या करते हैं,
2 1 है तो ऊपर लिख देते स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, नहीं ये गलत है, ऊपर आपको लिखना है न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड देन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या फिर आप स्पीड को v मान लो, कुछ भी मान लो, c मान लो, a मान लो, v1 अपॉन v2 होगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब मान लो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो जिसके रिस्पेक्ट में मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में है तो वो ऊपर न्यूमरेटर में आएगा एंड डिनोमिनेटर में मीडियम 1 आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। अब यहाँ पे वैक्यूम और एयर, यहाँ पे जो स्पीड होती है लाइट की वो कांस्टेंट होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, तो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, nm, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर व्हिच इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और उस मीडियम में क्या स्पीड है वो भी क्वेश्चन में दी जाएगी, फिर आपको वैल्यू निकालनी है। c/v आप इसे लिख सकते हो। c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, तो ये c/v स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यहाँ पे आपको या तो दोनों मीडियम का वैल्यू देंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोल देंगे, या फिर आपको वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे और इनमें से किसी एक मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट दे देंगे, आपको उससे अगले मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट निकालनी होगी। तो वही है बेसिक में, ऐसा फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस। अब ये स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, मिरर्स हमने डिस्कस करा। स्फेरिकल लेंस यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव केव यानी कि गुफा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, कॉनकेव लेंस, और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, बल्ज्ड आउट होते हैं। कॉनकेव लेंस अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, बेंट होते हैं, ठीक है। अब स्फेरिकल लेंस इन्हें हम कहते हैं अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑन विच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड इज कॉल्ड अ स्फेरिकल लेंस, यानी कि दोनों साइड भी कर्व हो सकता है या एक साइड भी कर्व हो सकता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, इसके दो टाइप हैं। कॉनकेव लेंस इट इज स्फेरिकल लेंस इन विच टू स्फेरिकल सरफेस बल्ज इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, कॉनकेव अंदर होती है ना गुफा, तो वैसी कॉनकेव लेंस। और ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट होता है ये। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट रेस को कन्वर्ज करता है, मिला देता है। और जो कॉनकेव लेंस होता है वो लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये अपोजिट है मिरर का, ठीक है। जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। वही कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। तो यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर को हम डाइवर्जिंग कहते हैं, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग कहते हैं। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ रूल्स। तो इसके टोटल 3 रूल्स हैं स्फेरिकल लेंस के, जैसे हमने मिरर के रूल्स पढ़े थे वैसे इसके 3 रूल्स हैं। पहला है अ रे ऑफ लाइट, देखो सीधा डायग्राम पे आते हैं, डायग्राम में आप देख सकते हो, अगर जो आपकी लाइट की रे है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आपका देखो बेसिक जो टर्म्स होता है आपको पता ही होंगे, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये आपका F2 या फिर आप कह सकते हो जो आपको दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका लेंस होता है उसमें 2 फोकस होते हैं, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं और एक आपका बीच में ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। तो ये बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर जो आपकी लाइट की रे वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो यहाँ पे जो F2 है आपका दूसरा फोकस है उसके थ्रू पास होगी। तो यहाँ पे ये लिखा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है। लेंस के केस में रिफ्रैक्शन होता है, मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टेड जो रे थी वो F2 के थ्रू पास हो गई एंड टू दी अदर साइड, यहाँ पे लेंस की दूसरी साइड से हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस, अब बात करें कॉनकेव लेंस, द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि जब आपकी लाइट ऐसे पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब वो रिफ्रैक्ट हुई तो वो डाइवर्ज हुई और ऐसा लग रहा है डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, ऐसा लग रहा है इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द F1, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऑब्वियसली जो आपकी लाइट है वो डाइवर्ज हो गई है, ठीक है। दिस इज फॉर द कॉनकेव लेंस, दिस इज फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं हमारा दूसरा रूल। तो अगला है रूल हमारा अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब हमारी जो लाइट रे वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, पैरेलल होगी। इसका कन्वर्स हो जाएगा कि जब लाइट रे फोकस से पास होगी तो वो पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगला हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। सो अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस, यानी कि जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो ऐसा लग रहा है कि वो फोकस से थ्रू पास होगी, लेकिन वो जब लाइट रे आ रही होती है वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के,
ठीक है, जैसे कि हमने पिछले रूल में पढ़ा था कि जब लाइट रे पैरेलल होती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है। अब यहाँ पे लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फोकस के थ्रू पास होगी, लेकिन वो फोकस के थ्रू पास होती नहीं है, वो सीधी पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन दिस विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉनकेव लेंस के लिए, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आगे बढ़े, तीसरा लॉ, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। सबसे सिंपल लॉ है, ऑप्टिकल जो सेंटर है आपका लेंस का, अगर उसके थ्रू लाइट रे पास होगी तो वो रिफ्रैक्शन बिल्कुल सीधी जाएगी, कोई उसमें उसके पास में डेविएशन नहीं आएगा। ठीक है, तो वो जैसे आई है उसी डायरेक्शन से जाएगी। ठीक है, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। ये दोनों लेंसेज के केस में सेम रहेगा। आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं हमारे रे डायग्राम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रे डायग्राम्स फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद कॉनकेव लेंस के। ठीक है, सो फ्रेंड्स कॉन्वेक्स लेंस के टोटल 6 केस है, 6 केस अच्छे डिस्कस करेंगे विद रे डायग्राम्स। उसके बाद हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, उसके 2 केस हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के पहले केस के साथ। यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा होता है तो जो लाइट रेज हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद f2 पे जाके, यानी कि आपका जो दूसरा फोकस है उस पे मीट होती हैं। आपकी जो इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है, एंड उसका साइज क्या होता है, इट इज पॉइंट साइज, इट इज हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, दूसरे केस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f1 यानी कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे जो आपकी लाइट रेज आप देख सकते हो, यहाँ पे पैरेलल आएगी तो वो f2 के थ्रू पास होगी, एंड अगर वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आपकी लाइट रे पास होगी तो वो सीधी जाएगी। ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन। तो यहाँ पे आपकी जो इमेज बनी है दैट इज बिटवीन द फोकस एंड द सेकेंड f2, यानी कि आप कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपकी इमेज बनी है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, अब थर्ड अपना केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या, आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहाँ पे आपकी जो लाइट रेज है ऐसे आप देखो पैरेलल जा रही है f2 के थ्रू एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, आपकी इमेज कहाँ बनी है, इट इज फॉर्म्ड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, और जो इमेज का साइज है वो सेम रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो जो इमेज का साइज है वो सेम रहेगा, एंड जो नेचर होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एंड देखो रियल एंड इन्वर्टेड आपके 6 केस में से जो पहले 5 केस है उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, जो लास्ट का 6th केस है उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। तो अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट केस है, इसमें ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट रेज है दैट जो इमेज बनी है दैट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बियॉन्ड आपकी इमेज बनी है। ये आपके 4 केस हो गए। अब बढ़ते हैं हमारे 5th और 6th केस की तरफ। तो 5th केस क्या है, जब आपका ऑब्जेक्ट f2 यानी कि फोकस पे रखा होता है तो रिफ्रैक्शन के बाद जो आपकी इमेज बनती है दैट इज फाउंड ऑन द इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी पे आपकी इमेज बनती है। ये आपका 5th केस है। 6th केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो तो तब आपकी जो इमेज बनती है दैट इज फाउंड ऑन द सेम साइड। अभी तक हमारी जो इमेज बन रही थी वो दूसरी साइड में बन रही थी लेंस के, लेकिन अब हमारी जो इमेज है दैट इज फाउंड ऑन द सेम साइड, और अब जो आपकी इमेज बनी है वो वर्चुअल इरेक्ट है, एंड इट इज इनलार्ज, इट इज हाईली इनलार्ज इमेज। ठीक है, तो ये आपके 6 के 6 केस है। यहाँ पे पूरे समराइज हमने कर दिया है, आपके एनसीईआरटी की टेबल है, ये आपकी पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, ये इमेज की पोजीशन है, एंड दिस इज द नेचर, सॉरी दिस इज द साइज ऑफ द इमेज एंड दिस इज द नेचर ऑफ द इमेज। पहले 5 केस रियल एंड इन्वर्टेड है, लास्ट का वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, सो आगे बढ़े, अब डिस्कस करते हैं हमारे कॉनकेव लेंस के 2 केसेस। तो कॉनकेव लेंस के पहला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हो तो आपकी जो देखो लाइट रेस, रूल हमने पढ़े थे कि जब लाइट रेस पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज होगी, एंड इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस, एंड आपकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि सेम साइड पे बनेगी लेंस के, और उसका साइज क्या होगा, इट विल बी पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, और अब नेक्स्ट केस है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। क्या कहा मैंने, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हो। ठीक है, अब ऐसे आपका कॉन्वेक्स लेंस वाला केस नहीं है कि भाई अलग अलग जगह हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऐसा नहीं है। इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट रखा हो तो आपकी जो इमेज बनने वाली है दैट विल बी बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर, एंड इट विल बी अ डिमिनिश्ड इमेज। इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों ही केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है हमारे कॉनकेव लेंस में। ठीक है, तो ये आप पूरा समरी देख सकते हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है एंड डिमिनिश्ड होती है दोनों में, इसमें हाईली डिमिनिश्ड होती है इमेज की पोजीशन, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों हमने रे डायग्राम्स देख लिया। आगे बढ़ते हैं,
अब अपना लेंस फॉर्मूला, जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था और मैग्निफिकेशन हमने मिरर का देखा था, अब लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस के फॉर्मूला देख लेते हैं। लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एंड यहाँ पे v क्या है, v है आपका इमेज डिस्टेंस, u है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से, ये आपको ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मापा जा रहा है, f क्या आपकी फोकल लेंथ है लेंस की, ठीक है। तो जैसे हमारा मिरर फॉर्मूला क्या था 1/v प्लस 1/u, लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u, याद रखना इसको। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है लेंस के लिए, m इज इक्वल टू, इसके दो फॉर्मूला है, एक तो आपका इमेज हाइट अपॉन डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट हाइट, h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू, इसका दूसरा फॉर्मूला है v अपॉन u, यानी कि इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया लेंस के मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब हमने मिरर के मैग्निफिकेशन में क्या पढ़ा था, एक तो उसका h डैश अपॉन h, ये तो सेम ही था, लेकिन उसमें माइनस v अपॉन u था, लेकिन लेंस में v अपॉन u होगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। और इन फॉर्मूलाज को एक पेज पे लिख लेना, वरना हमने इसके जो न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाया उसमें सारे फॉर्मूलाज हमने आपको रिवाइज भी करवाए थे, ठीक है। आगे बढ़े, अब हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का पावर ऑफ लेंस। इसका फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू 1/f, f क्या आपकी फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ हमेशा आपको मीटर में लेनी होती है, ठीक है। अगर फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है तो उसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करो, तभी आपकी जो पावर आएगी लेंस की वो डायोप्टर में आएगी, ठीक है। So the SI unit of power is diopter. Power of convex lens is always positive. Convex lens की जो पावर होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और जो कॉन्केव लेंस होता है उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होती है। ये भी अगर मान लो क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पावर आपको डायरेक्ट दे देते हैं तो आपको वही पावर देखते पता लग जाएगा भाई कौन सा मिरर है, कौन सा लेंस है, और वहीं से आप पता लगा सकते हो कि भाई इमेज कैसी बनेगी, इमेज का नेचर कैसा होगा, सब कुछ, ठीक है। तो एक पावर आपको अगर पता लग जाए तो इस चीज का ध्यान रखना, ये कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस में नेगेटिव होती है आपकी पावर। एंड दिस वाज द लास्ट टॉपिक एंड वी हैव फिनिश्ड द क्विक रिवीजन ऑफ आवर चैप्टर लाइट। थैंक यू सो मच।